हेलो गैस, वेलकम टू गेट एकेडमी। मेरे साथ जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं वो मनन गुलाटी है, जिनका गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2022 में रैंक 13 आया हुआ है। आपको बहुत बहुत बधाई हो मनन। थैंक यू सर। मनन, मैं आपसे कुछ बातें, कुछ सवाल पूछना चाहूँगा जो आगे जो एस्पिरेंट्स है उनके लिए हेल्पफुल रहे। जैसा कि मैं आपको, सबसे पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि आप गेट के बारे में सबसे पहले कब सोचना शुरू किए और इसका प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कैसे किया? सर, मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट फोर्थ सेम में कर दिया था। अभी मैं सेकंड ईयर में ही था तब मैंने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पीएसयू में ही जॉब, गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने गेट एग्जाम की तैयारी चालू कर दी थी। और एक अपना टेक्निकल बैकग्राउंड भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना था, तो इसीलिए भी मैंने सोचा कि सब्जेक्ट की डीप नॉलेज के लिए अपने सब्जेक्ट तो पढ़ने ही है, तो एक बार गेट एग्जाम भी अटेम्प्ट कर लेंगे, तो इसीलिए भी मैंने गेट एग्जाम की प्रिपरेशन चालू कर दी थी। ओके। सो आप फोर्थ सेमेस्टर से आपने स्टार्ट कर दिया था अपना प्रिपरेशन। सो जैसे कि लास्ट ईयर थर्ड ईयर वाले भी अलाउड थे, तो आपने दिया था पेपर? यस सर। ओके। तो उसमें कैसा रहा परफॉर्मेंस फिर लास्ट ईयर जब आपने दिया था तब? तो मेरी 2942 रैंक आई थी थर्ड ईयर में, फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो फर्स्ट अटेम्प्ट थर्ड ईयर में 2000 समथिंग रैंक आया आपका। टू ओके। थाउजेंड नाइन हंड्रेड फोर्टी टू मतलब 3000। यस सर। ओके। ऑलमोस्ट। अब मनन, जैसे लास्ट ईयर आपने 21 का एग्ज़ाम दिया, 21 के बाद आप ऑब्वियसली लास्ट ईयर में आ रहे हैं, फोर्थ ईयर है आपका और आप 2022 के लिए प्रिपरेशन शुरू किए होंगे। सो दो चीज़ें मैं पूछना चाहूँगा। पहली चीज़ कि आप एक बार तो एग्ज़ाम दिए, उससे पहले भी थोड़ा बहुत सिलेबस आपने पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ से यस फिर 21 से 22 तक बड़ा लंबा समय है जिसमें मोटिवेशन चाहिए, एक यस सर। कंसिस्टेंसी चाहिए डेली पढ़ने के लिए। सो वो आपने यस कैसे सर। अचीव किया, और मतलब ऑब्वियसली कैसे अचीव किया, और बीच में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए जिसको आप किस तरीके से दूर करते चले गए? यस सर, जैसे कि आपने कहा, मैंने पहले अटेम्प्ट में ही मैक्सिमम कोर्स कर लिया था अपना। 70-80% मैंने कोर्स कर लिया था। फिर जो मेरे लूप होल्स थे, जैसे हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ नहीं आता है, एक दो टॉपिक एडिशन हुए या फिर जो चीजें वीक थी उनको स्ट्रॉन्ग करना चालू किया। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स मैंने लास्ट ईयर में किया था, तो फिर मैंने इस साल आपकी कोर्स से वो पूरा कर लिया था, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी कुछ जो पिछली बार ऐड हुए थे टॉपिक्स, वो भी मैंने सर पूरे कर लिए थे इस बार। और हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आता था, पर उसे और अच्छे लेवल पे, रैंडर वाले लेवल पे लेकर गया था सर मैं इस साल। और कंसिस्टेंसी सर ऐसी ही थी कि दिन का एक बेसिक मिनिमम तो बनाया हुआ था कि इतना तो करना ही है यार। 30-40-50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ही सोना है रात को। फिर उसके बाद फिर लो फील करता था जब मेहनत करते थे और टेस्ट में मार्क्स नहीं आते थे। पर जैसे सारे लोग आपके गाइड करते हैं आपकी कोचिंग के टेस्ट सीरीज के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हर क्वेश्चन वैरायटी से जो नई दिखती है उससे तुमने क्या सीखा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर मेरे कभी कभी मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे भी आते थे, जैसे किसी टेस्ट में 80+ भी आते थे, उससे अगले टेस्ट में बहुत कम भी रह जाते थे। तो बस यही था कि कितने नंबर कट रहे हैं, जितनी सिली मिस्टेक्स हैं उसकी एक नोटबुक बना लो, एक जगह लिख लो और उसे कंसिस्टेंटली रिवाइज करते जाओ। ओके। मतलब टेस्ट सीरीज का एक रोल जैसा होता है वो बिल्कुल आपने ऑब्जर्व किया, एनालिसिस किया। मनन, जैसे आपने फोर्थ सेमेस्टर से स्टार्ट किया प्रिपरेशन, सो कौन सा सब्जेक्ट से आप स्टार्ट किए, और जो आपके आगे आने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या सजेस्ट करोगे कि किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, और आपके हिसाब से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कौन से इजी सब्जेक्ट्स हैं और कौन से हार्ड सब्जेक्ट हैं? यस सर। सर सबसे पहले तो मैंने एचएमटी से चालू किया था। मैंने वैसे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के भी कुछ टॉपिक्स पढ़े थे और प्रोडक्शन में मैंने मशीनिंग भी स्टार्ट किया था, तीनों साइमल्टेनियसली मेरे चल रहे थे। और सर सबसे ज्यादा जो इजी सब्जेक्ट मुझे लगता है वो है प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उसके, तो वो एक ही पैटर्न पे आते हैं। मतलब जैसे मशीनिंग में ही आपको दो तीन जो बेसिक वैरायटीज होती हैं उन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर, तो आप उन पे फोकस करके जो ज्यादा से ज्यादा नंबर बना सकते हो पेपर में। ये जो पूरा मटेरियल साइंस का प्रोडक्शन है, वैसे सारे सब्जेक्ट ही मुझे अच्छे लगते थे। मेरा थोड़ा थर्मल वाला पार्ट वीक था, तो मैं तो कहूँगा पहले थर्मल वाले पार्ट से ही चालू करने थे, क्योंकि उससे बार बार रिवीजन चाहिए। प्रोडक्शन में वैरायटीज कम है, तो वो एक दो बार रिवीजन से भी काम चल सकता है। पर थर्मल में क्योंकि सारी साइकिल सेम सी लगती थी मुझे, तो उसमें मुझे ज्यादा रिवीजन की जरूरत लगी। वो सारी साइकिल में डिस्टिंग्विश करने में
पहला दूसरा प्रोसेस क्या होता है इनका, हाँ। ग्राफ कैसे बनते हैं, तो उसमें मास्टरी करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। बाकी सोम टोम एमडी मैकेनिक्स प्रोडक्शन ये सब इजी पार्ट लगा मुझे पेपर का। अच्छा, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आने वाला है वो ये है कि आप कॉलेज के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे कर रहे थे, क्योंकि कॉलेज अगर आप फोर्थ सेमेस्टर से शुरू कर रहे हैं तो कॉलेज वर्क भी काफ़ी होता है, रेगुलर बेसिस पे आपको कहीं ना कहीं असाइनमेंट मिलने वाला है, क्लास टेस्ट होने वाला है, सेमेस्टर एग्जाम्स होने वाले हैं, इसके अलावा आपको ट्रेनिंग, इंटर्नशिप, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है, तो ये कैसे मैनेज किया आपने? सर मैंने जैसे किया कि टाइम थोड़ा कम वेस्ट किया था इस साल, क्योंकि कॉलेज भी हमें देखना पड़ता था पूरा, इंटर्नशिप के लिए भी पढ़ना पड़ता था, प्लेसमेंट टाइम उनके लिए भी पढ़ना पड़ता था, फिर एग्जाम्स भी होते थे। तो बस मैंने यही किया था कि टाइम वेस्ट कम से कम हो। जैसे 2 घंटे भी मिल रहे हैं कॉलेज के बाद, 3 घंटे भी मिल रहे हैं, तो उसमें मैं पूरी तरह गेट प्रिपरेशन के लिए डेडिकेट कर लूँ। और टेस्ट देता रहता था रोज, टेस्ट से थोड़ा पता चलता रहता था अपनी प्रिपरेशन के बारे में, मोटिवेशन भी मिलता रहता था, उससे इम्प्रूव करने की नीड भी महसूस होती रहती थी। तो सर ऐसे ही 30 40 50 क्वेश्चन तो रोज के कर ही लेता था सर मैं। कॉलेज के पेपर भी चल रहे होते थे चाहे जैसा भी होता था, और फिर कॉलेज में जो पार्ट गेट वाला था उससे पहले अच्छी तरह पढ़ लिया तो उससे भी थोड़ा पेपर में आसानी हो जाती थी। ऐसे सर थोड़ा एडजस्ट करके प्रिपरेशन करनी पड़ती है कॉलेज वाले बच्चों को। और थोड़ा एक टाइम तो स्पेयर करना ही चाहिए गेट प्रिपरेशन के लिए हमेशा, चाहे कितना ही बिजी शेड्यूल हो। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा एक सवाल इस पे ये आता है कि यार कनेक्टिविटी कैसे बनाएंगे, जैसे कि आज मैं थर्मोडायनिक्स फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ, थर्मोडायनिक्स के 20 क्वेश्चन मैंने किए, कल हो सकता है मुझे समय नहीं मिला दिन भर की वजह से, और आप कह रहे हैं कि डेली बेसिस पे थोड़ा समय निकाल सकते हैं, ऐसा है? बिल्कुल यस तो सर, निकाल सकते हैं। जी जी जी, बताइए। सर ऑनलाइन में सर थोड़ी क्लासेस की ड्यूरेशन भी थोड़ी कम हो गई थी, एडजस्ट कर सकते थे। अगर कोई लेक्चर छूट भी जाता है तो जैसे ऑफलाइन में तो क्या होता है, एक बार लेक्चर छूट गया तो छूट गया, पर ऑनलाइन में बच्चों को ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि मेरे पास पीडी कोर्स था तो मैं रात को उसे 12 बजे भी देख सकता हूँ, सुबह 6 बजे भी देख सकता हूँ। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे जब कॉलेज के आज चल रहे हैं तो उस समय थोड़ा गेट की प्रिपरेशन को साइड भी रख सकते हैं, फिर जब हमें टाइम मिला तो लेक्चर्स को बाद में कवर कर सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। और ऐसे सर ऑनलाइन में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है सर ऑनलाइन, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन एक्सपीरियंस किया है तो मैं उसी के बारे में बता सकता हूँ। बिल्कुल। अब जैसे कि ओवरऑल एक दिनचर्या की बात करते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसको अगर मैं बोलूं सुबह उठे, उसके बाद नहाना है ना, नाश्ता करना है, खाना खाना है, और ये सब के अलावा मुझे लगता है थोड़ा सा म्यूज़िक साइड इंटरेस्ट है या स्पोर्ट्स साइड इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी और कुछ भी चीज़ें, तो आपके दिनचर्या के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो लगता है कि आपके प्रिपरेशन में हेल्प किया। और सर जैसे अगर हॉबीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो काफी मोनोटोनस हो जाएगी हमारी लाइफ। हाँ। तो मैं भी क्रिकेट खेलता था, म्यूजिक सुनता था जब टाइम मिलता था मुझे। और उसके बाद पर मेरा जो प्राइमरी एम था वो हमेशा, कभी मैंने पढ़ाई के लिए पढ़ाई को सेक्रीफाइस नहीं किया किसी और चीज के लिए। तो अगर पढ़ने के बाद टाइम मिलता था तो मैं क्रिकेट खेलने जाता था, म्यूजिक सुनने का भी काफी शौक है मुझे, मूवीज भी देखता था। पर मेरा जो प्राइमरी, जो प्रायोरिटी पे नंबर 1 रहती थी वो पढ़ाई करना ही था। मतलब आज का टारगेट तो आज ही खत्म करना है, ऐसा मेरा रहता है। बिल्कुल, आपको प्राथमिकता सेट करना पड़ेगा कि भाई आप क्या करना चाहते हो, वो एकदम प्राथमिक रहना चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ों को धीरे धीरे अपने साथ चलाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ें छोड़ दिया, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं तो स्पोर्ट्स आपको करना चाहिए थोड़ा ना थोड़ा। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आपको दो चीज़ों का एहसास कराता है और आपको इम्प्रूव करता है दो चीज़ों में। पहला होता है आपकी मेंटल स्टेबिलिटी एंड टेम्परामेंट को लेके, और दूसरा लगता है कि एक जो स्मार्टनेस होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अगर आप सिर्फ पढ़ाई में रहोगे तो बाकी जो एक स्मार्टनेस चाहिए वो शायद मिस हो सकता है, शायद, है ना, मुझे एक फीलिंग लगता है, अनुभव से कह रहा हूँ मैं। मनन, जैसे कि आप 22 के लिए प्रिपरेशन जब स्टार्ट किए तो आपका टारगेट ऐसा कुछ था कि सिलेबस इतने दिन तक एंड करना है, उसके बाद मुझे रिवीजन करना है, टेस्ट देने हैं, क्या आपने क्या सोचा था? नहीं सर, पहली मेरी प्रायोरिटी तो ये थी कि मुझे जो भी सब्जेक्ट मैं अभी पढ़ रहा हूँ वो मुझे फुल 100% एफर्ट देके पढ़ना है, पहले उसमें बहुत अच्छा होना है। क्योंकि एक बार अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह हो जाता है तो रिवीजन में फिर बहुत कम टाइम लगता है उसका, जब अगली बार आप उठाते हो। जैसे मैंने सोम अच्छी तरह पढ़ लिया था तो फिर मुझे उसके रिवीजन के लिए ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। तो पहली प्रायोरिटी मेरी ये थी कि मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ूँ, जैसे मटेरियल साइंस मैंने आपको पढ़ा तो वो पूरी वीडियो
देख के उसके तरह नोट्स बना के, फिर एक बार जब वो सब्जेक्ट खत्म हो गया तो उसके बाद अच्छी तरह जब लगा के हो गया तो उसके बाद उसके पार्ट टेस्ट दे दिए, टोटल सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दिया, और फिर जब थोड़ा थोड़ा पार्ट खत्म होता रहा तो 3-4 सब्जेक्ट के एक साथ टेस्ट दे दिए। सर पहली मेरी प्रायोरिटी हमेशा ये रहती थी कि मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरह करूँ, भले ही उसमें 10-12 दिन और एक्स्ट्रा लग भी जाए सब्जेक्ट को तो कोई बात नहीं, तो फिर बिल्कुल। रिवीजन में वो सारा चीजें वापस आ जाती हैं एक बार देख के। हाँ। फिर भी एक सवाल और यहाँ पे आता है कि आपका ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि अक्टूबर या नवंबर तक सिलेबस पूरा एक बार कम से कम हो जाना चाहिए, ऐसा कोई टारगेट, या आपने कब एक्चुअल ख़त्म किया था? सर मेरे साथ ऐसा था कि मैंने ज्यादातर सब्जेक्ट तो अपनी थर्ड ईयर में ही कर लिए थे जब मैं पहली बार गेट देने बैठा था। तो अगले साल मेरा रिवीजन भी चल रहा था, जैसे 1-2 घंटा मैं रिवीजन को देता था, और जो मुझे फ्रेश टॉपिक्स करने होते थे मैं उनके लिए एक अलग शेड्यूल बना लेता था। तो मेरा साइमल्टेनियस रिवीजन चल रहा था हर चीज का। तो ऐसा नहीं था कि मैंने एक बार पूरा कोर्स किया फिर उसके बाद मैंने रिवीजन चालू किया। मैं रिवीजन भी कर रहा था साथ ही साथ, और यही आइडियल स्ट्रेटेजी है मेरे हिसाब से। नहीं तो हम पुराने सब्जेक्ट को भूल जाएंगे। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा एफर्ट भी डालते रहे, जैसे उनके पीवाईक्यू कर लिए एक एक चैप्टर के, तो उससे क्या रहता है कि वो फ्रेश रहता है हमारे माइंड में। तो मैंने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की थी और यही मेरे सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। बिल्कुल, एकदम सही बात आपने कही है कि साइमल्टेनियसली अगर आप रिवीजन करते हैं तो होगा क्या कि आप एक सब्जेक्ट करंट में कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली अगर रिवीजन कर रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट को आप पैरेलली लेकर चल रहे हैं, तो ये इसका एडवांटेज मिलने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, लास्ट के 15 दिन में डर तो लगा ही होगा, क्योंकि ये एकदम स्वाभाविक है। उस समय एज अ फैकल्टी अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा सा डरते भी रहता हूँ, और थोड़ा सा ऐसा रहता है, सबसे ज़्यादा व्यस्त वाला टाइम ना वही रहता है, लगातार स्टूडेंट्स का मैसेज कॉल कि सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। सो वो चीज़ ऑब्वियसली मुझे लगता है कि डर शायद आपको भी लगा हो, है ना? तो अगर डर लगा है तो कैसे मैनेज किया, अगर डर नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा? सर डर लगता तो था क्योंकि किसी किसी टेस्ट में लास्ट में तो सब फुल फुल टेस्ट ही अटेम्प्ट करते हैं। तो सर कभी कभी बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे, कभी कभी खराब नंबर भी आ जाते थे, पर हमेशा उन टेस्ट से सीखते रहने वाला एटीट्यूड था। तो अच्छा जाता था तो अच्छा लगता था, वो दिन तो अच्छा जाता था। जिस दिन खराब जाता था सारी उम्मीदें टूट जाती थी एकदम से। पर यही था कि जो मिस्टेक कॉपी थी, मुझे पता था कि मैंने काफी मेहनत की है पिछले साल में, तो अगर मेरा दिन अच्छा रहता है तो मेरा सब निकलेगा, जो भी हुआ बेटर अच्छा होगा मेरा। तो बस मैं मिस्टेक कॉपी पे ही फोकस रखता था। ज्यादा लास्ट के टाइम में मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं डाला, तो जैसे 1-2 टॉपिक मेरे छूट भी गए थे, तो ऐसा नहीं था कि मैं अब उन्हें करने जा रहा हूँ। बस जो मेरे को टेस्ट से उनके फॉर्मूला मिलते रहते थे, मैं उन्हीं को ही देखता रहता था, और वही लास्ट में मेरा ज्यादातर काम है। तो मिस्टेक्स कॉपी मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को लास्ट के टाइम में, लास्ट के 15-20 दिन में पूरा देखना चाहिए एक एक फॉर्मूला, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता होता है पर कहाँ अप्लाई करना है, उसकी क्या कंडीशंस है, इन सारी चीजों पे, इन छोटी छोटी चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए लास्ट के टाइम में। वो टेस्ट सीरीज से सीखने को मिलता है। बिल्कुल। मनन, आपके हिसाब से एक आइडियल टेस्ट सीरीज, नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज कितना हो सकता है जो एक स्टूडेंट को देना चाहिए? आपने कितना दिया था और आप क्या सजेस्ट करेंगे? सर मेरे हिसाब से 2-3 कोचिंग की तो लीडिंग कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए, और जितने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट कर सको लास्ट के एक महीने में, मेरे हिसाब से 15-20 टेस्ट तो देने ही चाहिए। इतने टेस्ट, इतने कम टेस्ट होगे तो ज्यादा क्वेश्चन एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, और फिर मिस्टेक्स भी नहीं पता चलेंगे अपने। तो जितने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दे सको अच्छा है, पर 15 से 20 टेस्ट में मानता हूँ नेसेसरी है, और जितने ज्यादा दोगे उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ज्यादा मिस्टेक्स आपको पता चलेंगी। हर टेस्ट एक नया चैलेंज, तो वो वाले एक्सपीरियंस सारे एग्जाम में काम आते हैं। जब बिल्कुल कभी बिल्कुल। तुम्हें कहीं उठ के जाना पड़ता है, कुछ लेके टेस्ट छूट जाता है, तो हर चीज एक अपना पता भी रहता है कि उस दिन क्या क्या गलती हो सकती है, कैसे चीजों को एडजस्ट करना है, माउस को कैसे यूज करना है। साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी अपना फ्लो बनाना पड़ता है पेपर के समय, क्योंकि असली के हमें, मेरे को तो आदत थी 1-2 महीने पहले तक मैं अपना कैसी वाला कैलकुलेटर यूज करता रहता था क्वेश्चंस करते समय। फिर जब मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर पे आया तो लगा कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसमें भी एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो सर उसके लिए भी काफी टेस्ट देने पड़ते हैं, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे भी कमांड चाहिए। सारी छोटी छोटी चीजें हैं, 5-7 नंबर से ही बहुत रैंक खिसक जाती है। मतलब एक तरफ तो आईआईटी बॉम्बे की टॉप ब्रांच और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं मिलता, तो बिल्कुल इसलिए मेरे सबसे छोटे चीजों पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं उसी बात से आपको उसी बात पे लाने वाला था, उसी बात करने वाला था
कि जो वर्चुअल कैलकुलेटर है उसके लिए क्या अलग से प्रैक्टिस की है, और जो एक एमएसक्यू का कहीं ना कहीं दबाव था, या जिस तरीके से बोले माहौल था एमएसक्यू एमएसक्यू, और आया भी इस बार एमएसक्यू, दोनों सेट में आपको पेपर में देखने को मिला। आपका सेट कौन सा था उसको मेंशन कीजिएगा, और आप एमएसक्यू और वर्चुअल कैलकुलेटर का तो बता ही चुके हैं। एमएसक्यू के लिए कुछ अलग से तैयार किए थे या क्या सोचे थे एमएसक्यू को लेके? और सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं सर, यहाँ पे कोई ऑडियो इशू हो रही है। ओके, मैं ये पूछा कि आपका सेट कौन सा था मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, पहला ठीक चीज, है। और दूसरा चीज एमएसक्यू के लिए क्या विशेष तैयारी किए थे, कुछ सोचे थे एमएसक्यू को लेके? और सर मेरा सेट 2 था, आफ्टरनून सेट। और सर एमएसक्यू के लिए सर मैंने कोई स्पेशल तैयारी नहीं की थी। जितना टेस्ट सीरीज में मुझे मिलता था मुझे उससे कॉन्फिडेंस आता था कि मैं एमएसक्यू अटेम्प्ट कर सकता हूँ पेपर में भी। और एमएसक्यू दो ही तरह के आते हैं, या तो डीप थ्योरी वाले आएंगे जिसमें 3-4 चीजें पूछी जाएंगी, या फिर न्यूमेरिकल बेस्ड आएंगे। तो न्यूमेरिकल बेस्ड तो वो 3-4 एमसीक्यू का ही कॉम्बिनेशन हो गया, तो उसमें तो कोई दिक्कत आती नहीं थी। और फिर थ्योरी वाले कभी कभी छूट जाते थे, तो उसके लिए मैं वही कंडीशन याद करता रहता था कि कौन सी चीज कहाँ लगानी। और जैसे हर साइकिल को अच्छी तरह पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरे थर्मल सेक्शन वीक था, उससे एमएसक्यू आता तो थोड़ी दिक्कत होती थी। पर पेपर में हो गए सर एमएसक्यू, मैंने उनके लिए कोई स्पेशल तैयारी नहीं की। नहीं किए थे, बिल्कुल। मुझे लगता है एक कॉमन तैयारी करके चल जाइए, है ना। पेपर जैसा आता है वैसा ही आएगा, एमएसक्यू आएगा तो सबके लिए आएगा, और एमएसक्यू में भी अलग से कोई बाहर से चीज़ें नहीं पूछने वाले, आपके सिलेबस से ही चीज़ें पूछी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल मनन। मनन, आप जो 2023 के लिए एस्पिरेंट्स है, क्योंकि 2022 का जो पेपर है वो कहीं ना कहीं अलग था लास्ट 10 ईयर के पेपर से, मुझे लगता है। मैं अपने अनुभव से बिल्कुल कह सकता हूँ कि लास्ट 10 ईयर में सबसे टफेस्ट पेपर रहा है 2022 का, ये मेरा मानना है। शायद आप अगर पीवाईक्यू देखे होंगे तो शायद आप भी इस बात से सहमत होंगे, मुझे लगता है। तो अभी 23 के लिए क्या एक प्लानिंग होना चाहिए, एक जो 23 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2023 के लिए? और सर सबसे पहले तो जो हमारा इस बार का भी पेपर था वो भी पीवाईक्यू से ही थोड़ा सा रिलेटेड था, थोड़ा बिल्कुल टफ लेवल पे था। पर आता तो गेट तक। तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स है कि पीवाईक्यू पे कमांड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और आते रहेंगे, यही पैटर्न है। तो पीवाईक्यू के हम क्वेश्चंस तो इजीली सॉल्व कर लेते हैं, पर उसका फॉर्मूला कहाँ से आया, उसकी कंडीशन क्या क्या लगाने की, और उस तरह के क्वेश्चन जहाँ से आया सॉल्व करने चाहिए, और एक एक स्टेप एनालाइज करना चाहिए कि ये मैंने क्यों किया। ये हम चीजें याद कर लेते हैं, पर असली पेपर में जब थोड़ी सी चीजें घुमा फिरा के आ जाती हैं तो वहीं अटक जाते हैं। तो इसीलिए पीवाईक्यू का एक एक स्टेप एनालाइज करना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर आगे उससे सर मुझे सबसे ज्यादा है। सो मेरा सवाल वही है कि आपका गेट 2022 कहीं ना कहीं ट्रेंड से अलग रहा है पिछले 10 सालों से, थोड़ा सा मुझे लगता है। और गेट 23 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए, उनके लिए मनन आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जो पीवाईक्यू पे कमांड है वो थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, पीवाईक्यू करते रहना चाहिए। क्योंकि मैं तो जब लास्ट 2-3 महीने में कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज करता था तो मैं नोट्स नहीं खोलता था, मैं उसका पीवाईक्यू ही पूरा कर लेता था एक बार, तो मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स रिफ्रेश हो जाते थे उस सब्जेक्ट के। तो पीवाईक्यू करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, 1 मिनट लगता है ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन के लिए, तो एक चैप्टर 20-30 मिनट में पूरा हो जाता है। तो पीवाईक्यू बार बार करते रहना चाहिए, कि स्टेप को एनालाइज करना चाहिए कि मैंने ये स्टेप क्यों किया, अब इसके आगे क्या होता है, ऐसे एक डिटेल एनालिसिस बनाना चाहिए। और जो नहीं हो उस क्वेश्चन पे स्टार लगा देना चाहिए, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो क्वेश्चन बन गया वो हर बार बन ही जाएगा आराम से, पर जो नहीं बन रहा उसमें दिक्कत आएगी। तो ऐसे एनालाइज करना चाहिए। और सर थोड़ा एग्जाम में टेम्परामेंट भी थोड़ा अच्छा रखना चाहिए अपना, थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चंस वो गेट वाले ऐसे फ्रेम करते हैं कि वहाँ पे बच्चे अटके, और इसीलिए थोड़ा टेम्परामेंट अच्छा रखना चाहिए एग्जाम में अपना, कि कोई बात नहीं 2-3 क्वेश्चन खराब भी हो गए तो आगे में हर क्वेश्चन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना आना चाहिए, जितना टाइम बचा उतने का। बिल्कुल, आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें जैसे मेंशन की कि एक पीवाईक्यू हो गया आपका, दूसरा हो गया टेस्ट सीरीज, एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका टेम्परामेंट। सो मनन, आप पेपर अटेम्प्ट करने का कोई तरीका बनाए थे, जैसे कि 180 मिनट मिलने वाला, 3 घंटे का पेपर रहने वाला है, और उस 3 घंटे में किस तरीके से आप अटेम्प्ट करेंगे? जैसे पहले एप्टीट्यूड ले लिए, या एक राउंड पूरा पेपर देख लिए फिर दूसरे राउंड के लिए जाएंगे, ऐसा कोई प्लानिंग था पहले से? यस सर। सर पहले मैं
मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे चला जाता था, एप्टीट्यूड को पहले अटेम्प्ट नहीं करता था, क्योंकि एप्टीट्यूड पहले बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा था, 25-30 मिनट ले रहा था मेरे हर टेस्ट सीरीज में। तो मैंने सोचा था मैं पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे जाता था और उसमें भी मैं लास्ट से चालू करता था। तो जैसे मैं लास्ट से चालू करता था, मुझसे जहां मैं कुछ जिस क्वेश्चन पे अटकता था फिर मैं फर्स्ट पे आ जाता था, क्योंकि सर मेरे को ऐसा लगता था कि टेस्ट सीरीज और जो भी गेट भी ऐसे डिजाइन करता है कि 2-3 क्वेश्चन लगातार कठिन आ जाते हैं। तो उससे बचने के लिए अगर मैं फिर अगर 60th क्वेश्चन पे अटकता था तो मैं फर्स्ट पे चला जाता था, फिर अगर 11th पे अटकता था तो मैं 59 पे, ऐसे मैं फ्लक्चुएट करता था क्वेश्चंस के बीच में, ताकि 2-3 क्वेश्चन अगर कठिन आए तो मेरे एकदम से मोरल डाउन ना हो जाए। और फिर जब ऐसा होता था कि 2-3 क्वेश्चन सही में अब कठिन आ गए हैं तो फिर सर मैं एप्टीट्यूड पे चला जाता, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेने के लिए कि अब मेरे 15 नंबर भी पक्के हो गए हैं, तो अब मैं वापस मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले सेक्शन पे आ जाता। तो ओके। सर मैं तो ऐसे करता था ये कुछ। काफ़ी यूनिक प्लानिंग है और इसके लिए मतलब मैं यही कहूँगा कि जिनको सही लगता है ये करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या है कि आपने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि कंटिन्यूसली अगर 2 से 3 क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे ना तो मोराल डाउन हो जाता है, और वो 3 ही घंटे का खेल है जो है। हो सकता है आपको यस सर। नॉलेज बहुत हो, आपको पेपर आता रहा हो, लेकिन वो जो 3 क्वेश्चन है वो पूरा टाइम आपका ख़राब कर दिया। वो 3 घंटे के आगे मतलब जैसे आधा घंटा में वो 3 क्वेश्चन आपने देख लिया तो 2.5 घंटे भी आपका बुरा कर दिया। तो ये इस बात से बचना चाहिए बिल्कुल मनन। ओके मनन, मैं आपको ये कह रहा था कि आप जैसे कि 13 रैंक लाए हैं और ये सक्सेस के पीछे आपकी कड़ी मेहनत तो है ही, लेकिन एक जब हम सक्सेस लेते हैं या सक्सेस पा लेते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होता है। मुझे लगता है ये फील किया हूँ मैंने। तो यस सर। आप किन किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे, कहाँ कहाँ आप श्रेय देना चाहेंगे? और एक महत्वपूर्ण चीज़, ऑब्वियसली मैं गेट एकेडमी से बिलोंग करता हूँ तो गेट एकेडमी के बारे में भी पूछूंगा कि ये कहाँ पे रोल प्ले करता है, तो बिल्कुल आप बताइए। यस सर। सर सबसे ज्यादा क्रेडिट तो सर मेरी फैमिली को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने पिछले 3-4 साल में मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, क्योंकि और सर मेरे लिए मतलब कोई ऐसी चीज नहीं डाली कि मेरे ऊपर कोई प्रेशर आया या फिर कैसे भी। ऐसा था कि अगर मेरा पहले भी, मैं पेपर से पहले किसी को पता नहीं होता कि कैसे रिजल्ट आएगा, तो मैं एक ड्रॉप के ऑप्शन के बारे में सोच रहा था, तो वो भी उन्होंने कहा था कि कोई बात नहीं, ड्रॉप भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और सर फिर मेरे फ्रेंड्स सर उन्होंने भी काफी मुझे मॉरली सपोर्ट किया था, क्योंकि मैं कभी कभी अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर लेता था प्रिपरेशन में, पर उन लोगों ने कहा कि मैंने बहुत मेहनत किया तो मेरा रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो सारे मेरे कॉलेज मेट्स हैं। और सर एक अगला क्वेश्चन क्या था सर आपका? गेट एकेडमी। हाँ। सर गेट एकेडमी ने सर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, क्योंकि मेरे साथ मैं जब भी अपने डाउट्स, मैंने थोड़ी सेल्फ स्टडी भी की थी शुरू में, फिर एक कोचिंग भी ज्वाइन की थी, पर जो मैंने गेट एकेडमी का जब कोर्स दिया था तो उसमें जो सारे मेरे सब्जेक्ट्स के छोटे छोटे पार्ट जो मुझे नहीं आते थे, पूरा सोम नहीं आता था मेरे को, रामानंद सर ने, आपने सर, जब भी मैं डाउट भेजता था वो उसी दिन सेम डे रिप्लाई कर देते थे वॉइस मैसेज से, कभी कभी कॉल पे भी बहुत बात हुई है। तो सर सारे डाउट सॉल्विंग, क्योंकि थर्ड ईयर में ही मेरी रैंक तो आ चुकी थी, पर उस रैंक को और अच्छा बेहतर बनाने में, क्योंकि डाउट्स बहुत आते थे प्रिपरेशन में, तो टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते थे। और मैंने फ्लूइड मशीनरी भी गेट एकेडमी से की है पूरी, तो काफी जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे काफी अच्छी तरह समझाए गए हैं। वो जो कोर्स जो आपका होता है सर, वो बाकियों की तरह नहीं होता, काफी डिटेल्ड मैनर में होता है, थोड़ा लंबा जरूर होता है, पर उसमें सारी टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं गेट एग्जाम के। बिल्कुल। सो मनन, उम्मीद करते हैं आप जो चाहते हो वो मिले और आगे हम कंटिन्यूसली टच में रहेंगे। आप जैसे कि पोस्ट गेट गाइडेंस भी प्रोग्राम चल देगा, उसमें भी सारी बातें हम करते हुए चलेंगे। सो जो चाहते हो वो मिले। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सर। थैंक यू मनन।